हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज वैसे तो संडे है पर हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जून 2021 मतलब सैटरडे। इसका मतलब हो गया कल के 2 आर्टिकल्स हमारे बचे हुए थे। उन आर्टिकल्स में पहला तो आर्टिकल ये है पुटिंग द विक्टिम ऑन ट्रायल। इसमें हम देखेंगे कि विक्टिम को कैसे सवालों के घेरे में डाल दिया जाता है और अक्यूज को फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, रेप केस से रिलेटेड है। तरुण तेजपाल का जो अकिटल हुआ है, मतलब उनको फ्री जो किया गया है, बरी जो किया गया है, उससे रिलेटेड मुद्दा है। जानेंगे क्या है पूरा। ठीक है, दूसरी और राइटर के कंसर्न क्या है वो जानेंगे। दूसरी तरफ ये आर्टिकल है मिस जजिंग बैकवर्डनेस। अभी मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिलाने के लिए महाराष्ट्र असेंबली ने, आपको पता है, एक सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018 निकाला था। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर राइटर जो है वो कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपने एक अपॉर्चुनिटी थी वो आपने मिस कर दी, कि आपको एक रिकग्निशन देने की ज़रूरत थी कि आज का जो गैप है या डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट से ज़्यादा क्लास बेस्ड हो गया है, जिसमें अपर लोअर क्लास की बात आप ज़्यादा करते हो। क्योंकि जब से 1990s के बाद से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है, तब से आप देखोगे कुछ लोग हैं जो लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, कुछ लोग बैकवर्ड होते चले जा रहे हैं एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, तो ऐसे में ये डिस्क्रिमिनेशन समझने की ज़रूरत है। आपको केवल और केवल जो पास्ट रहा हुआ है उसके बेसिस पे अगर आप रिकग्निशन दोगे किसी भी कास्ट को रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। और वही चीज़ मराठा कम्युनिटी के साथ में अभी यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो इस आर्टिकल का भी थोड़ा सा जिस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल डिटेल में, एक थोड़ा सा समरी फॉर्म में डिस्कस करते हैं। चलिए, आर्टिकल का टाइटल है पुटिंग द विक्टिम ऑन ट्रायल। विक्टिम को ट्रायल पे रख दिया, जबकि आप ट्रायल पे किसको रखते हो? अक्यूज्ड को। आर्टिकल लिखा है अरुंधति काटजू ने। ये एक लॉयर हैं, दिल्ली बेस्ड। इनका ये कहना है कि पिछले 40 सालों की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेचर, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर के बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं कि रेप सर्वाइवल जो है या रेप सर्वाइवर जो है, विक्टिम जो है जिसका रेप हुआ है, वो जी रही है, तो उसकी पास्ट हिस्ट्री को, कि उसका सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी रही हुई है, आप उसको साइड में करके और केस टू केस फैक्ट्स बेस पे आप स्टडी करो। ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल है ए जिसका रेप हो गया और उसकी पास्ट अगर आप हिस्ट्री, मतलब सेक्सुअल हिस्ट्री को उठा करके देखो तो आपको पता लगता है कि हाँ जी ये तो सेक्सुअली एक्टिव थी, या फिर इसके मॉरल पे सवाल उठाया जाए तो उस पर्टिकुलर कंडक्ट को जिसको लेकर के इस इंडिविजुअल ने केस किया है कि मेरा रेप हुआ है, तो ऐसे में आप पास्ट को उठा करके देखोगे तो ये तो स्टीरियोटाइप हो गया, रूढ़िवादिता हो गई कि हाँ पहले ऐसी थी तो इसने ऐसा ही किया होगा। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जिस इंसिडेंट को इसने रेप कंसिडर किया है उस इंसिडेंट में इसने कंसेंट ना दी हो, या फिर ऐसी परिस्थिति बन गई हो कि जिसके अंदर ये मजबूर हो गई हो। परिस्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेचर के द्वारा बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट्स हैं जिनमें हमें इनकी गहराई को समझने की ज़रूरत है। मुद्दा है तरुण तेजपाल का रेप केस चल रहा है। ये देखो 2013-14 से चल रहा है, इनको जेल में डाला हुआ था। ठीक है, तहलका करके मैगजीन आती थी या आती है पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, उसके ये एडिटर हुआ करते थे। ठीक है, तो फिर इनका केस था इनके ऑफिस में ही, तो इनके ऊपर रेप चार्जेस लगते हैं। फिर आप देखोगे 2021 में अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि गोवा के सेशन कोर्ट ने इनको एक तरीके से फ्री कर दिया, क्योंकि जो सर्वाइवर है ना, दैट मीन्स जिसका रेप हुआ है, रेप हुआ था, तो बोलो उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि कहीं ना कहीं वो सेक्सुअली एक्टिवेटेड थी, वो एक्टिव थी, इंटरकोर्स करवाए, मतलब एक तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके कंटिन्यू बने रहते थे। तो ऐसे में उसकी हिस्ट्री को इम्पोज कर दिया और ये कह दिया कि वो तो थी ही ऐसी, तो ऐसे में तरुण तेजपाल को फ्री कर दिया। तो राइटर इसी चीज़ पे सवाल उठा रही है कि ये चीज़ कितनी गलत है कि आप स्टीरियोटाइप लेकर के आ रहे हो। नहीं तो फिर वो जेंडर स्टीरियोटाइप आप एनसीईआरटीज में पढ़ते हो, क्या बोला जाता है कि नहीं हो पाएगा, लड़कियों के बस की बात नहीं है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता है। आजकल कोई पावर की चीज़ थोड़े ना है, मशीनें काम करती हैं, मशीनों में दिमाग लगाया जा सकता है। तो वहाँ पर आप अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो आर्टिकल 15 में भी हमारे यहाँ पर इसका आर्टिकल 15 का भी वायलेशन हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। फिर आप देखोगे
इस एकिटल का, तरुण तेजपाल को जैसे फ्री किया गया तो गोवा गवर्नमेंट ने अपील कर दी गोवा की जो बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच जो कि गोवा में है, वहां पर अपील की गई। तो अपील में गोवा हाई कोर्ट ने सरकाजम में क्या कहा, एक व्यंग्य, एक तंज कसा कि अभी जो जजमेंट दिया है ना ये सेशन कोर्ट ने, ये कुछ ऐसे लगता है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए या फिर रेप विक्टिम जो है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और उसमें भी रेप जैसे जो हीनियस क्राइम्स हैं उनको रोकने में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी भी काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट कंसर्न था वो एकदम सही है। आप देखो यहाँ पर रेप जो है एक सीरियस क्राइम है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं रेप सर्वाइवर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाता है। बट दूसरी तरफ अगर अक्यूज्ड जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसकी बात करें तो उसका भी अधिकार बनता है कि फेयर ट्रायल्स हो, कहीं पे बायसनेस नहीं हो, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो। पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर आप किसी को बरी करते हो इसी बेसिस पे कि आपने स्टीरियोटाइप में बेसिस पे, कहने का मतलब कि पास्ट क्या रहा है उस लड़की का, तो उसके बेसिस पे अगर आप किसी को, लड़की या लड़का भी हो सकता है ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस जो होता है फीमेल्स के साथ में होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिपीटेडली फीमेल का नाम आएगा, पर हो सकता है मेल के साथ भी है। तो ऐसे में वो इंडिविजुअल है जिसके साथ में रेप हुआ है, तो वो उसको अगर बरी किया जाए तो स्टीरियोटाइप बेसिस पे कि हाँ उसके पास्ट, मतलब उसका पास्ट क्या रहा है या पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री क्या रही है, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आप फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हो। ये बात ठीक है कि अगर आपके पास में प्रोसिक्यूशन के बाद में भी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई, ढंग से पूरी बातचीत हो गई, सवाल जवाब सब हो गए, उसके बावजूद भी अगर आप अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हो तो देखो उसको फ्री करो। पर अगर आप पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री के बेसिस पे उसको फ्री करते हो तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप वाली बात आ जाती है जिसे हमें करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे में दोनों के राइट्स की बात यहां पर की जा रही है। अगर स्टीरियोटाइप बेसिस पे, और उसमें भी पर्टिकुलर बात की जाए जेंडर स्टीरियोटाइप, तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप RRCSP दैट मींस रेस, आपका रिलीजन, C मतलब कास्ट, S का मतलब हो गया सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे अगर किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो वो आर्टिकल 15 जो कि एक तरीके से राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसका आप वायलेशन कर रहे हो। और अगर आर्टिकल 15 अगर आप स्टीरियोटाइप बेसिस पे करते हो दैट मींस आर्टिकल 14 जिसके अंतर्गत ये बताया हुआ है हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं सिटीजन्स को, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों का वायलेशन आप कर रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोविजन से अगर फेल हो रहे हैं तो क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही काम कर पा रहा है, ये एक सवाल है। इसके अलावा एक केस की बात कर रही है राइटर, अपर्णा भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टीरियोटाइप को लेकर के अपनी तरफ से वार्निंग दे दी थी कि रेप सर्वाइवर के अगेंस्ट में अगर आप स्टीरियोटाइप लाना शुरू कर दोगे तो एक्चुअल में उस इंडिविजुअल को जो एक मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप चेस्टिटी मतलब प्योरिटी के हिसाब से देखो कि कितनी मतलब एक तरीके से शुद्धता के साथ में है वो, मतलब वर्जिनिटी को बोला जाता है वैसे चेस्टिटी, ठीक है। दूसरा आप ये देखो कि हाँ उन्होंने रेप जब हो रहा था तो रेजिस्टेंस कितना किया, रोकने की कितनी कोशिश की। तीसरा ये कि फिजिकल इंजरीज आप देखते हो कि हाँ कितनी ज़्यादा इंजरी उनकी बॉडी पे आपको देखने को मिलती है, या फिर उनका बिहेवियर कैसा था, सर्टेन वे में बिहेवियर था कि नहीं था, कि वो इजीली कंसेंट दे रही थी या फिर रजिस्ट कर रही थी, या फिर उनके पास उनके साथ में जब रेप हो गया तो उन्होंने रिपोर्ट जल्दी से कराई कि नहीं कराई। इन सारे मुद्दों को अगर आप ध्यान में रख करके करोगे तो ऐसे में आप एक चीज बताओ, एक विक्टिम को ही तो ट्रायल पे रख दिया आपने, अक्यूज को थोड़ा ना कहा कि आप एविडेंसेस लेकर के आओ। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था इस वर्डिक्ट में कि भाई आप विक्टिम से सवाल जवाब मत करो, आप अक्यूज से सवाल जवाब करो। ये चीज आ जाती है, नहीं तो ये चीजें किस पे आ रही हैं, सारी की सारी ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, रेप सर्वाइवर पे। तो यही चीज मेन आ गई। इसके अलावा अगर आप चेस्टिटी की बात करो, शुद्धता की बात करो, दैट मीन्स आप पास्ट में उसका कैसा बिहेवियर रहा है, कैसी सेक्सुअल हिस्ट्री रही है, उसको ध्यान में रख करके उस पर्टिकुलर एक इंसिडेंट को आप चेक कर रहे हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत हो जाती है और इररिलेवेंट हो जाती है, इंडियन वुमेन्स के अगेंस्ट में बात ये चली जाती है। तो आप देखो कि इसी चीज को मेन मुद्दा बनाया है यहां पर राइटर ने कि आप पास्ट को, स्टीरियोटाइप को मत उठाओ।
देखो, दो बेसिक मुद्दे आ जाते हैं यहाँ पर जब रेप ट्रायल्स में बातचीत होती है। एक तो ये कि क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, या फिर दूसरा जो पॉइंट है दैट इज क्या उस टाइम पे उस वुमेन ने अपनी तरफ से कंसेंट दे दी थी, अपना राजीनामा दे दिया था। ये दो सवाल उठते हैं। तो एक पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसके बारे में हमारे यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 155 क्लॉज 4 हुआ करता था। उसमें प्रोविजंस कुछ ऐसे थे कि अगर वुमेन का हिस्ट्री जो है, सेक्सुअल हिस्ट्री जो है, वो एक तरीके से ऐसी रही है कि हाँ वो लूज कैरेक्टर की है, इमोरल रही हुई है, तो उस बेसिस के ऊपर जो अभी आप फैक्ट्स चेक कर रहे हो उस पर उसका असर हुआ करता था। फिर पता ये पड़ा कि इससे तो सही काम नहीं चलेगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसको रेप कंसिडर किया जा रहा है, उस रेप के टाइम पर उस वुमेन का क्या बिहेवियर था वो देखने वाली बात होती है। ठीक है, तब जाकर के 2003 में लॉ कमीशन की जो 172वीं रिपोर्ट आई उसमें रिकमेंड किया कि इस सेक्शन 155 क्लॉज 4 को, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का है, उसको आप रिमूव कर दो, क्योंकि आप इसमें पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट मानते हो और फिर बाद में आप जस्टिफिकेशन देते हो या फिर जो एक तरीके से जो प्रोसीडिंग्स है उनको आगे बढ़ाते हो। तो बोले ये तो चीज़ गलत है, जबकि आप एक इंसिडेंट को चेक कर रहे हो वहां पे। दूसरी बात, ये हटा तो दिया गया, पर मुद्दा आ जाता है फिर और भी कि क्या ये जो स्टीरियोटाइप है ये हटा या फिर है अभी भी चला हुआ है। क्योंकि जब भी रेप ट्रायल्स चलते हैं तो उस टाइम पर 2 फिंगर टेस्ट मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, 2 फिंगर टेस्ट में क्या, 2 फिंगर टेस्ट के बेसिस पे डॉक्टर्स जो हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं कि जो इंडिविजुअल या रेप सर्वाइवर जिसके साथ रेप हुआ है वो हैबिचुएटेड थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या नहीं। तो ऐसे में 2 फिंगर टेस्टिंग भी क्या हो रही है जी, आप यहां पर देखो कि कहीं ना कहीं ये ही चीज चेक की जाती है कि वो हैबिचुअल है कि नहीं। दैट मीन्स पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री पर ही आप फिर से रिलाय कर रहे हो। तो 155 क्लॉज 4 सेक्शन को हटाने के बावजूद भी ये चीज अभी भी प्रेवलेंट है, जो कि चीज मतलब अभी भी चल रही है, जबकि 2003 में इसको हटा दिया गया था। इसके आगे राइटर बोल रहे हैं कि आप देखो कि सेक्सुअल हिस्ट्री की अगर बात करें, इसको क्यों एक्सक्लूड करें या एक्सक्लूड करने के लिए शुरुआत कब होती है। तो ऐसे में आप देखो 2003 का मुद्दा तो हमने देखा, 2003 में चेंज कर दिया गया था लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। चलो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि लॉ कमीशन के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स लिखो इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर आप लॉ कमीशन के बारे में पढ़ लेना। आपको आता है तो कमेंट लिखो, नहीं आता है तो सर्च करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कितने सालों में इसको स्टैब्लिश किया जाता है, पहला लॉ कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद में पहला लॉ कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, ये चीज़ें। और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आपको मेंस में लिखने में बहुत काम आती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लेटेस्ट लॉ कमीशन की जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी न्यूज़पेपर में कोट की हुई है ना, उन चीज़ों को तो आप लिख लो। जैसे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 172 रिपोर्ट में क्या कहा था कि भाई आप पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री के बेसिस पे आप एविडेंसेस को नहीं देखोगे या उसको बेस नहीं बनाओगे कभी भी का, अगर कोई रेप ट्रायल्स चल रही है तो ऐसे आप कोट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, खैर आ जाते हैं फिर से पॉइंट पे कि सेक्सुअल हिस्ट्री को एक्सक्लूड करना रेप ट्रायल्स में, इसकी शुरुआत होती है मदुरा केस में, जिसका नाम, जिस केस को आप बोल सकते हो तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र, 1979 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 पुलिसमैन, अब यहां पर अभी तक तो हमने जनरल पब्लिक की बात की है, अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास पावर है। अब पुलिस वाले हैं, उन्होंने किसी लड़की को पकड़ रखा है और वो अगर उसके साथ में कोई ज्यादती करते हैं तो उस लड़की के पास में पावर्स कम होती है। और वो लड़की जिसकी बात हम कर रहे हैं मथुरा, ये 14 साल की एक आदिवासी लड़की थी। तो इसके पास में क्या उस टाइम पे सोच थी, क्या नहीं थी, तो कितनी ज्यादा मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 पुलिसमैन को, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे मथुरा के द्वारा कि इन दोनों ने मिलकर के मेरे साथ में रेप किया है, तो ऐसे में यह पता पड़ा कि जो रेप हुआ था वो पुलिस स्टेशन में ही हुआ। परिस्थिति देखो, पुलिस वाले 2, 14 साल की आदिवासी लड़की और पुलिस स्टेशन में, तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में ये हुआ, मतलब एकदम ग्रेव सिचुएशन बनती चली जा रही है एकदम। आप देखो कि पोजीशन कैसे हो रही है उस टाइम पे। अब आप देखो कि फाइंडिंग्स में ये पता पड़ा कि मथुरा जो थी वो एक हैबिचुएटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, मतलब एक तरीके से उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री जो थी वो ऐसी थी कि वो कहीं ना कहीं उसका मॉरल कहीं आपको लूज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इमोरल वे के अंदर उसका कंडक्ट या कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या बोल दिया, बोले कोर्ट ने क्या कहा, बोले
जो ये एविडेंसेस जो भी मथुरा के द्वारा लाए गए हैं, बोले ये टिश्यू ऑफ लाइज है। दैट मीन्स आप झूठे गवाह या झूठे सबूत ला करके सब यहां पर पेश कर रहे हो। तो ऐसे में क्या हो गया, दोनों पुलिस ऑफिसर्स को या वो पुलिस मैन जो थे उन दोनों को फ्री कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। फिर जैसे ही उनको फ्री किया जाता है तो देखो फिर बाद में ऑब्जेक्शन होना शुरू हो जाता है मथुरा केस को लेकर के कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, और इसका रिजल्ट क्या होता है, सेक्शन 114A इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एविडेंस एक्ट में। ठीक है, इसमें ये था कि एग्रीवेटेड रेप अगर आता है, दैट मीन्स किसी पे जोर जबरदस्ती की जाती है बहुत बुरे तरीके से, या आप कहोगे किसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा परेशान करके फिर उनको मतलब एक तरीके से उत्पीड़ित किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो अक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी आर्म्ड फोर्स का इंडिविजुअल हो जो कि उस टाइम पे पोजीशन में कंट्रोलिंग में हो, दैट मीन्स आप देखो पुलिस स्टेशन में ही रेप हुआ है तो ऐसे में वो कंट्रोल करने की पोजीशन में थे कि नहीं, तो अगर वो पोजीशन में ऐसी में है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं उस लड़की के ऊपर या उस वुमन पे, तो ऐसे में सेक्सुअल एक्ट अगर होता है तो सर्वाइवर को आप देखोगे वहां पर फ्री कर दिया जाएगा और जो अक्यूज्ड हैं उनके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दिया जाएगा कि अब आप बताओ आपके पास में क्या सबूत है कि आपने ये कंडक्ट नहीं किया। तो ये सेक्शन 114 जब इंट्रोड्यूस हुआ एविडेंस एक्ट में, तब जाकर के एक थोड़ी रिलीफ मिली कि पोजीशन ऐसी हो कि अक्यूज जो है उसके पास में पावर है, वो पूरी परिस्थितियों को कंट्रोल में रखे हुए हैं और साथ में सर्वाइवर को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो वहां पर ऑब्जेक्ट कर सके या छूट सके। तो ऐसे में आप वो जो अक्यूज जो हैं उन्हीं को अपने खिलाफ में जो एविडेंसेस है उनको डिस्कार्ड करना पड़ा, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किस पे आ गई, अक्यूज पे। फिर बात आती है 1996 में पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सावधानी या कौशन बरतने के लिए कहा कि मतलब एक कंसर्न अपनी तरफ से दिया कि जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनके कैरेक्टर की अगर पॉइंट की जाए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या था वो देखने वाली बात है, पास्ट को नहीं। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके 2013 में जब JS वर्मा कमेटी आई थी, देखो 2012 का आपको भी पता होगा निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड केस है ये। ठीक है, तो ऐसे में 2013 में जब मतलब निर्भया केस हुआ, रेप केस, उसके बाद में JS वर्मा कमेटी स्टैब्लिश हुई। उन्होंने रिकमेंड किया 2013 में कि अगर प्रायर रिलेशनशिप को आप वहां पर देखोगे और फिर उसके बेसिस पे ये पता करोगे कि हाँ रेप सर्वाइवर सही है या गलत है या अक्यूज्ड है उसको जेल मिलनी चाहिए नहीं, तो बोला वो चीज़ गलत है, आपको एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है, आप जो इंसिडेंट है उस पर ध्यान दो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो 2 फिंगर टेस्ट जो है ये कहीं ना कहीं सर्वाइवर का राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी इसको वायलेट भी करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेजाइना टेस्टिंग होती है 2 फिंगर्स के बेसिस पे, चेक किया जाता है कि सेक्सुअली हैबिचुअल है कि नहीं वो इंडिविजुअल लेडी जिसने केस किया है। तो बोलो ये राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी के अगेंस्ट भी है। लीलू वर्सेज हरियाणा केस है ये 2013 का। ऐसे ही फिर बाद में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आता है। ठीक है, जैसे ही ये निर्भया केस होता है ना उसके बाद में, अब आप देखोगे इसमें क्या किया जाता है कि एक सेक्शन 53A ऐड कर दिया जाता है एविडेंस एक्ट में। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया कि एक तो सबसे पहले ये देखा कि जो कैरेक्टर है विक्टिम का या जो रेप सर्वाइवर है उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसी भी इंडिविजुअल के साथ में कैसा है। ठीक है, उसमें आप देखो कि जब क्वेश्चन को डिसाइड करोगे ना तो उस टाइम पर ये देखा जाएगा कि अटैक किस इंटेंसिटी के साथ हुआ था, उसको बार करता है। दैट मीन्स ये हो गया कि एविडेंस एक्ट में 53A सेक्शन जोड़ दिया जाता है जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आता है 2013 में निर्भया केस के बाद में। तो उसमें क्या प्रोविजन कर दिया कि रेप सर्वाइवर का पास्ट आप बिल्कुल भी नहीं देखोगे, आप देखोगे कि फैक्ट्स क्या है उस टाइम पर क्या सीन बन रहा था, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब आप देखोगे 2013 का ये जो एक्ट था इसने सेक्शन 146 को भी चेंज किया। ठीक है, उसमें ये था कि जनरल इमोरल कैरेक्टर का जो क्वेश्चन आप उठा रहे हो या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को आप ले रहे हो या फिर कंसेंट को लेने की बात कर रहे हो, उन चीज़ों की बजाय आप फोकस करो फैक्ट्स पे, प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस है उन पर आप ध्यान नहीं दोगे। होता क्या है फिर 2013 के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब स्टीरियोटाइप को हटाने की बात कर दी, पर फिर इसमें एक जो गड़बड़ है वो ये कि 2013 का ये अमेंडमेंट लेकर के आता है कि मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंस होना चाहिए 7 साल का
और मतलब इम्प्रिजनमेंट तो इतना होना चाहिए अगर रेप का मुद्दा चल रहा है तो, और अगर एग्रीवेटेड रेप है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीनियस हुआ था उस टाइम पे, निर्भया की तो डेथ ही हो गई थी, ठीक है, सिंगापुर में ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाया गया था, फिर उसके बाद में उनकी डेथ ही हो गई, तो ऐसे केस में 10 साल तक की सजा दे दी जाए। पर आप देखोगे कि ये सजा तो कड़क कर दी, रिजल्ट क्या रहा, यहां पर इसके लिए एविडेंस दे रही है राइटर, वो ये कि दिल्ली में, अगर दिल्ली की ट्रायल कोर्ट्स की अगर बात करें तो लगभग 1635 रेप जजमेंट दिए दिल्ली ट्रायल कोर्ट के द्वारा 2013 से लेकर 2018 के बाद में। मतलब ये जो कानून है ना 2013 का क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद बीच की बात है, तो 2013 से लेकर 2018 के बीच में 1635 रेप केसेस आते हैं और उनका जजमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर एक स्कॉलर है जिनका नाम है प्रीति दास, ठीक है, नाम याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है, बस कोटेशन आ रहा है तो हम बोल देते हैं। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जब ये 2013 का क्रिमिनल लॉ नहीं आया था उसके पहले कन्विक्शन रेट हुआ करती थी 16.11%। मतलब हर 100 केसेस में से 16.11 बंदों को हर एक पूरे केस की बात की जाए 100 केसेस में 16.11 केस जो हैं वो फाइनलाइज हो रहे थे, सजा मिल रही थी। पर जैसे ही ये 2013 का लॉ आया और इसमें आपने जो सेंटेंस है उसकी लिमिट बढ़ा दी, तो उसमें आप देखो कन्विक्शन रेट डाउन हो गई। तो ये कहीं ना कहीं घातक हो गया या फिर उल्टा पड़ गया कि जहां पर आपने पनिशमेंट को इंक्रीज कर दिया तो वहां पर कोर्ट क्या करती है कि कहीं ना कहीं ये देखती है कि देखो सिचुएशन की ग्रेविटी के साथ में फिर कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि हाँ कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए। पर आपने 7 साल का मिनिमम फिक्स कर दिया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कोर्ट को अपने डिस्क्रिशन से दूर कर दिया। मतलब कोर्ट अपनी सोच समझ के सुध बुध के साथ में जितना पनिशमेंट दे सकता था उस पनिशमेंट को आपने क्या कर दिया, मैंडेटरी बना दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, कन्विक्शन रेट क्या हो गई, 16.11 से घट के 5.72% आ गई, जो कि बहुत कम है। अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करो तो उसमें जितना कन्विक्शन रेट है वो है 100 अगर क्राइम्स होते हैं ना वुमेन के अगेंस्ट में, तो उनमें से 19% में ही आपको कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट दिखाई दे रही है, जबकि ओवरऑल सारे क्राइम्स को मिला करके देखो तो 47%। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं वुमेन के अगेंस्ट में एक डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आ गई। फिर बात आ जाती है एक्विटल की कि हाँ जो बरी किया जा रहा है उनके केसेस की बात करें तो यहां पर एक और चीज बताई जा रही है, वो ये कि पहले एक्विटल रेप केस में 29.06% थी, वो 2013 के अमेंडमेंट के बाद में 23.8% हो गई। मतलब ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं आई है एक्विटल में, मतलब गिरावट देखने को मिली गिरावट देखने को मिली है, पर वही चीज़ है इतनी ज़्यादा गिरावट भी नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है बार बार कि आप ये देखते हो यहाँ पर ट्रायल में क्या देखा जाता है, स्टेटमेंट्स में कितनी इनकंसिस्टेंसी आ रही है। अब एक लेडी जिसके साथ में रेप हुआ है वो केस अगर रजिस्टर करा रही है तो सबसे पहला तो आपको एक टैबू फील होता है, उनको डर लगता है कि समाज के लोग मेरे साथ में कैसा बिहेव करेंगे। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि वो स्टेटमेंट देते टाइम पे इतनी डरे हुए हो सकते हैं कि जिसके चलते हैं कि उनके स्टेटमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज मिले, ठीक है, और उनके साथ में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है कि क्या उनके साथ में हुआ था पूरा का पूरा, वो एकदम नरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप में। एक बार ट्रॉमा समझो, मेंटल ट्रॉमा कितना होता होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में अगर उन्होंने डिले कर दिया कंप्लेन कराने में तो उनके साथ में प्रॉब्लम है, और साथ में उनका रेप के टाइम पे पहले और बाद में कैसा बिहेवियर रहा खुद का। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपने किस पे डाल दी कि आप ये जो रेप सर्वाइवर है उसी के ऊपर सारी चीज़ें डाल दी। तो ऐसे में सवाल टाइटल का जो है वो मेन जो आर्टिकल का टाइटल है वो यही है कि विक्टिम ऑन ट्रायल। तो ऐसे में डिस्क्रिशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड रूल ऑफ लॉ, रिफॉर्मिंग रेप सेंटेंसेज इन इंडिया, ये एक एक कहो कि एक क्रिएशन है मृणाल सतीश जी की। तो इनमें ये कहा कि रेप स्टीरियोटाइप है ना अभी भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता दिखाई दे रहा है। इन्होंने ये बताया कि रेप स्टीरियोटाइप दैट मीन्स कि हाँ उनका क्या एक बिहेवियर रहा है पास्ट में, उसका असर अभी भी देखने को मिलता है। फिर बाद में ये बताया कि अभी जो 2013 का जो केस, ये जो एक्ट है उसके बाद में पनिशमेंट जो है उसको फाइनलाइज करने के लिए एक तो 2 फिंगर टेस्ट। अब 2 फिंगर टेस्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि सजा कड़ी से कड़ी होगी अगर कन्विक्शन होता है अगर अक्यूज्ड का, समझ गए। तो ऐसे में अगर सर्वाइवर अनमैरिड है, नंबर 1, नंबर 2
जो रेप करने वाला है, अक्यूज्ड है, वो स्ट्रेंजर है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई पड़ोसी है, ना कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो उसको सजा कड़ी से कड़ी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि रिलेटिव, नेबर, रोमांटिक रिलेशन, इनकी अगर बात कर रहे हो तो रेप स्टीरियोटाइप परसिस्टेंट है कि नहीं, अभी भी यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल नहीं हट रही है। इसके अलावा इस टेक्स्ट बुक में ये भी आता है साफ साफ, एक बुक है दूसरी जिसमें बताया जा रहा है कि लेबर क्लास वुमेन जो होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी हार्श रफ वर्क करते करते बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो वो तो क्या होती है कि अपने अटैकर पे या जो भी असाइलेंट है जो उन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से डाइवर्ट कर सकती है अपनी ताकत के बल पे। पर दूसरी तरफ अगर आप मिडिल या अपर क्लास या रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियों की अगर बात करूं तो वो थोड़ी देर तक तो रजिस्ट करेंगी, फिर उसके बाद में वो फेंट होना शुरू हो जाएंगी। दैट मीन्स बेहोशी आना, पावरलेसनेस आ जानी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में परिस्थितियों में यहां पर भी एक आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो राइटर फाइनल यही चीज बोल रही हैं कि रेप स्टीरियोटाइप हटना चाहिए, नंबर 1। पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी रही है उसको आप यूज करो, और फिर रेप सर्वाइवर को आप कहीं ना कहीं जस्टिस देने की बात करो, तो उसमें आप बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे। देखो, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमें स्ट्रांग बनाना है तो इन चीजों को तो करेक्ट करना ही पड़ेगा। साथ में राइट टू फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 21, जिसमें साफ साफ ये कहा हुआ है कि आप स्टीरियोटाइप मतलब फेयर ट्रायल्स की अगर जाओ तो आपको स्टीरियोटाइप को इग्नोर करना पड़ेगा और फैक्ट्स के बेसिस पे आपको जजमेंट देनी पड़ेगी। साथ में राइटर ये बोल रही हैं कि देखो, अगर प्रोसिक्यूशन में आपके पास में प्रॉपर डेटा नहीं अवेलेबल है, प्रॉपर एविडेंसेस नहीं अवेलेबल है, तब तो देखो फ्री करो। पर अगर आपने स्टीरियोटाइप यही लगा इसी तरीके से सोचते रहे तो आपका जो ये फेद है ना, पब्लिक का जो फेद है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो विटिएट होता चला जाएगा, स्पॉइल होता चला जाएगा, जो कि बहुत गलत हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल को डिटेल में समझा। ये दूसरे आर्टिकल की थोड़ी समरी लेते हैं। दूसरा आर्टिकल है, देखो, मिस जजिंग बैकवर्डनेस। आर्टिकल लिखा है प्रणव धवन और क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने। देखो, अभी हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो SEBC एक्ट 2018 जो लाया गया महाराष्ट्र में असेंबली के द्वारा, बोला ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास में एक तो इंदिरा साहनी केस अवेलेबल है जिसमें कि कैपिंग दी हुई है 50% की, कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाएगा और उसमें भी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ना जाए, ये कैपिंग लगाती थी। तो इसी चीज़ को, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि मराठा कम्युनिटी को सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड कंसिडर करने से मना कर दिया, बोले कि इनके पास में बहुत कुछ स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो राइटर जो है इस चीज़ को सवाल में ले रहे हैं कि आप बोलते हो कि 70 साल के बाद में बहुत सारे सेक्शंस ने अपने आप को प्रोग्रेस रजिस्टर कराने में सफलता पाई है। तो एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि आपने 50% कैपिंग लगा दी, और दूसरी तरफ यहाँ पर देखो कि मराठा कम्युनिटी या महाराष्ट्र में बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करो तो वो 80% तक जा रही है। अब कास्ट और क्लास में आपको थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ठीक है। क्लास का जो प्रोविज़न है वो शुरू होता है जब 1991 में हमने LPG पॉलिसी अडॉप्ट की। उसके बाद से हमारे यहाँ पर कुछ लोग प्रोग्रेस कर गए, कुछ लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल बैकवर्ड रह गए, मतलब पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो ये जो बैकवर्ड रह गए, ये लोग हर एक कास्ट से बिलोंग करते हैं। चाहे आप देखो, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन देने की बात की गई और रिजर्वेशन मिल रहा है EWS सर्टिफिकेट लेने के बाद में 10%, तो वो किस बेसिस पे है? इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास के बेसिस पे। तो अगर क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो ऐसे में तो मराठा कम्युनिटी में भी आप देखो कि एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही कम पर कैपिटा इनकम के ऊपर अपनी लाइवलीहुड जी रहा है, जो कि SC/ST कम्युनिटीज में भी जो एलिट्स हैं, मतलब SC/ST कम्युनिटी में भी एक ग्रुप ऐसा हो गया है जो बहुत प्रोग्रेस कर गया है और एक ग्रुप ऐसा है जो अभी भी बहुत पीछे है। तो ऐसे में ये जो प्रोग्रेस कर गए ना, बोला उनसे भी ज़्यादा बैकवर्ड है मराठा कम्युनिटी, अगर आप जाकर के चेक करो पर कैपिटा इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एविडेंसेस भी दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बोले, इस डिस्क्रिमिनेशन को एक बार देखना था। इस टाइम पर असेंबली ने जो काम किया, असेंबली को थोड़ा और इन डेप्थ स्टडी कर ली जाती और कोर्ट के सामने एविडेंसेस पुट कर दिए जाते तो शायद ही मतलब इसको रिजेक्ट कर पाता कोर्ट। दूसरी तरफ जहां पर एक तरफ बैकवर्ड क्लासेस की नंबर्स की बात करो तो महाराष्ट्र स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 80% बैकवर्ड क्लास के कंसिडरेशन में है, तो आप रिजर्वेशन 50% देकर ही कैसे राजी कर सकते हो? आपको कैपिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। एक ये सवाल भी यहां पर उठाया जा रहा है। फिर बाद में कंपैरिजन किया जाता है, और आपको ये भी पता ही है कि कहीं ना कहीं इंटरनल
डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो ये एक कहते हैं ना हम कि रिजर्वेशन की बात थी, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हमेशा रिजर्वेशन की बात आए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आर्टिकल 15 क्या कहता है जी, आप RRCSP कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, पर जो पास्ट में जिन कम्युनिटीज़ के साथ में एट्रोसिटीज़ हुई है, सोशली बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस उन्होंने सामना किया है, तो उनके अपग्रेडेशन के लिए आपको सरकार जो है वो प्रोविज़न कर सकती है रिजर्वेशन का। अगर वो किया जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बना हुआ है उसको तो बने रहने दो, जो पीछे हैं उनको आगे लाने का आप काम कर रहे हो, इसी वजह से आपने रिजर्वेशन दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। किसी दूसरे को दबा नहीं रहे हो, आप बने हुए हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं उनको रोके रखे हो, या फिर उनकी प्रोग्रेस के लिए उनको फ्री छोड़ रखा है कि आप कोशिश करो। पर स्टेट जो है वो लगातार कोशिश करता रहेगा कि बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं सोशियो एजुकेशनली या सोशियो इकोनॉमिकली, उन लोगों को आगे लाने का काम स्टेट का हो जाता है। तो ऐसे में इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। इसी के बेसिस पे रिजर्वेशन चल रहा है। तो बोले जब दलित्स के लिए इनके लिए प्रोविजन किए गए हैं, तो ऐसे में मराठा कम्युनिटी और दलित्स को भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो दलित्स के पास में सैलरीड लोगों की अगर बात करो कि कितने सैलरीड लोग हैं दलित कम्युनिटी में, तो वहां पर 28% मिलेंगे महाराष्ट्र में, जबकि मराठा कम्युनिटी में सैलरीड लोग कितने हैं, 30%। तो कितना डिफरेंस है जी, बहुत कम। तो पॉइंट बार बार यही आ रहा है कि आप एविडेंसेस को ढंग से देखो, आपके पास में क्लास के बेसिस पे डेटा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब से LPG पॉलिसी हमने मतलब लिबरलाइजेशन जब से हम लेके आए हैं, तब से एक अलग ही बिहेवियर हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि पास्ट का डिस्क्रिमिनेशन को टेक ओवर कर गया है करंट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हैव्स एंड हैव नॉट्स बन रहे हैं। लोगों के पास में पैसा हो रहा है, एकों के पास में, कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब होते चले जा रहे हैं। और कोरोना ने तो आपको पता है, लैंसेट रिपोर्ट आई थी, क्या क्या लिखा था उसमें, एक ही चीज़ कि ये डिस्क्रिमिनेटरी वायरस है जिसने गरीब को और गरीब बना दिया और अमीरों को और अमीर बना दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं समझने वाली थी। इसी चीज़ को देखो बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। बाकी और एक बार आप नज़र इस पर डाल लेना। बाकी डिस्कशन में इतना ही था। न्यूज़पेपर मैं शाम तक शेयर कर दूंगा 5 तारीख वाला, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए, थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और, आज लाइव सेशन जो होगा वो केवल राजस्थान एक्सक्लूसिव रहेगा। अगर राजस्थान में आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वो ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू।